नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्विटर बैन पर बोले रविशंकर प्रसाद, बैन के पक्ष में नहीं लेकिन नियम मानने होंगे। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी प्रदीप शर्मा को NIA ने किया गिरफ्तार। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा से जुड़े हैं तार। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका को किया खारिज। नताशा, दिवंगना और इकबाल को कोर्ट ने तत्काल रिहा करने को कहा। बाबा रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज। डॉक्टरों की एक टीम ने लगाए हैं गंभीर आरोप। CBSE ने 12वीं के नतीजे का फॉर्मूला बताया। 10वीं, 11वीं और 12वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर। रिजल्ट 31 जुलाई को। और चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने एक नए स्पेस स्टेशन की ओर किया रवाना। अंतरिक्ष में बनाए गए तियानहे मॉड्यूल पर 3 महीने बिताएंगे। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार और अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ट्विटर नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही ट्विटर को बैन किए जाने के सवाल पर प्रसाद ने बताया कि वह किसी भी मंच को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने उन स्थितियों का भी जिक्र किया जिनके तहत सरकार संदेशों को डिक्रिप्ट करने की मांग कर सकती है। ट्विटर का मध्यस्थ दर्जा खत्म होने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया है, बल्कि ये कानून की वजह से हुआ है। वे कहते हैं, हमने उन्हें 3 महीने का समय दिया था, अन्य पक्षों का पालन किया है, उन्होंने नहीं किया है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगा मामले की साजिश रचने के आरोपी JNU छात्रा नताशा, दिवंगना और जामिया छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को तत्काल रिहा किए जाने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इन तीनों को UAPA मामले में जमानत दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वह आरोपियों की रिहाई के बाद भी अपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रख सकती हैं। आदेश की पुष्टि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने की है। कोर्ट के मुताबिक रिलीज वारंट ईमेल से भेज दिए गए हैं। हालांकि सभी पक्षों के वकीलों के मुताबिक उन्हें अभी तक आदेश नहीं मिला है। इससे पहले आरोपी JNU छात्रा व एक्टिविस्ट नताशा नरवाल और दिवंगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा जमानत मिलने के बाद तत्काल रिहाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को इस मुद्दे पर आदेश पारित करने दिया जाए, उसके बाद हम मामले को सुनेंगे। हमें बताएं कि वहां क्या आदेश हुआ है। NIA ने एंटीलिया के सामने वाहन में विस्फोटक रखने और व्यवसायी मनसूख हिरेन की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के लिए पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा को मुंबई में आज गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 28 जून तक NIA की हिरासत में भेज दिया। NIA का दावा है कि प्रदीप शर्मा मनसूख हिरेन हत्याकांड के मास्टरमाइंड है, साथ ही सबूत मिटाने साजिश में शामिल होने का आरोप है। वहीं प्रदीप शर्मा ने खुद को निर्दोष बताया है। योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज की गई है। रायपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 188, 259, 270, 504, 505A, 51, 52 और 54 के तहत दर्ज मामले में कुछ धाराएं गैर जमानती हैं। पुलिस के अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर आशा जैन और डॉक्टर अनिल जैन ने एक लिखित शिकायत में स्वामी रामदेव पर राजद्रोह के आरोप लगाए हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराने वालों में से एक डॉक्टर राकेश गुप्ता छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष होने के अलावा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि टीकाकरण के बारे में, दवाओं के बारे में अफवाह फैलाना सीधे सीधे राजद्रोह की श्रेणी में अपराध है और बाबा रामदेव को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए।
अपनी शिकायत में इन डॉक्टरों ने कहा है कि रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव द्वारा देश के पूरे चिकित्सक समुदाय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सहित विभिन्न अग्रणी संस्थानों द्वारा निर्देशित और करीब पिछले 1.25 साल से भी ज्यादा से इस्तेमाल की जा रही कोरोना संक्रमण की दवाओं के बारे में दुष्प्रचार और धमकी वाले वक्तव्य से भरा वीडियो सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है। डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ने केंद्रीय महामारी एक्ट शासन द्वारा दिशा निर्देशित नीतियों के बारे में, राजद्रोह और दवाइयों के बारे में भ्रमपूर्ण वक्तव्य दिए जा रहे हैं। अपनी शिकायत में डॉक्टरों ने कहा है कि चिकित्सा जगत के खिलाफ उकसाने वाली भाषा के इस्तेमाल से चिकित्सक वर्ग उपद्रवी तत्वों के निशाने पर आ सकते हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसानों के द्वारा 26 जून को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की जाएगी। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि 26 जून को लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ दिवस मनाया जाएगा और आपातकाल की वर्षगांठ पर वर्तमान में अघोषित आपातकाल का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका देने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में बीजेपी के बागियों को पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रही है। इसकी जिम्मेदारी हाल ही में बीजेपी छोड़कर फिर से टीएमसी में आने वाले मुकुल रॉय को दी गई है। पार्टी नेताओं के जाने की अटकलों के बीच बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की टीम राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के नेतृत्व में पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ संगठनात्मक बैठक करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर अगरतला पहुंची है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBSE 12वीं कक्षा के छात्रों के अंकों के मूल्यांकन के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर क्रमशः 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाएगी। हम आपको बता दें कि CBSE द्वारा गठित 12 सदस्यीय समिति ने क्रमशः 30-30-40 फॉर्मूले की सिफारिश भी की है। वहीं प्रैक्टिकल 100 अंकों के होंगे और छात्रों को स्कूलों द्वारा जमा किए गए अंकों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में CBSE क्लास 12 रिजल्ट 2021 के लिए मूल्यांकन मापदंड पेश किए। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि 31 जुलाई तक CBSE 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। और अब खबरें खेल जगत से। टेस्ट क्रिकेट में कौन है चैंपियन, भारत या न्यूजीलैंड? इसका जवाब जानने में बहुत अधिक दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कल यानी शुक्रवार से इंग्लैंड के साउथ केप टाउन में शुरू होने जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। पिछले सप्ताह इंग्लैंड को उसकी जमीन पर खेले गए 2 टेस्ट मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 से हराया था। दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, लेकिन बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को न्यूजीलैंड ने बेहद आसानी से 8 विकेट से अपने नाम किया। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए केवल 38 रन का लक्ष्य था, जो उसने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को साल 1999 में खेली गई 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था। 22 साल के लंबे अंतराल के बाद मिली इस जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन भारत ने भी टेस्ट क्रिकेट में बीते कुछ वक्त में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने पिछले 2 टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मात दी है। जाहिर है मुकाबला कांटे और बेहद दिलचस्प होने वाला है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया क्या है और ये क्यों बढ़ रहा है इन दिनों सबसे ज्यादा बच्चों में, और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि हम लॉकडाउन का आंखों पर क्या पड़ रहा है असर और इसको लेकर अध्ययन क्या कुछ कहती है। एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन के बच्चों में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया बढ़ रहा है और पिछले 50 बरस में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों की संख्या 2 गुनी हो गई है। दुनिया भर की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार 250 तक दुनिया की आधी आबादी निकट दृष्टि दोष का शिकार होगी। हालांकि निकट दृष्टि दोष के कारणों की बात की जाए तो इसका एक कारण पारिवारिक हो सकता है और दूसरा पर्यावरण से जुड़ा है, जो बच्चों के बहुत अधिक समय तक घर के भीतर रहने की वजह से हो सकता है।
ज्यादातर लोगों में निकट दृष्टि दोष आनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारकों के मिश्रण से विकसित होता है, लेकिन ऐसे प्रमाण मिले हैं कि आधुनिक जीवन शैली भी निकट दृष्टि दोष होने का एक कारण हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। घर से बाहर निकलने वाले बच्चों में क्यों होता है मायोपिया का खतरा सबसे कम? जी हाँ, एक शोध से पता चलता है कि बच्चा जितना समय घर से बाहर बिताता है वह निकट दृष्टि दोष विकसित करने के उनके जोखिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि जो बच्चे घर से बाहर अधिक समय बिताते हैं उनमें निकट दृष्टि दोष विकसित होने की संभावना कम होती है। इसी तरह जिन बच्चों को स्कूल के घंटों के दौरान घर से बाहर अधिक समय बिताना पड़ता है उनमें निकट दृष्टि दोष की शुरुआत की दर घर से बाहर समय नहीं बिताने वाले बच्चों की तुलना में कम होती है। लेकिन शोधकर्ता अभी भी निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों है। यह भी सुझाव दिया गया है कि हम घर के भीतर और बाहर जो देखते हैं वो भी नजर कमजोर होने की एक वजह हो सकती है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पता चलता है कि घर के भीतर साधारण वातावरण और तस्वीरें, दीवारें देखते रहने से दृष्टि दोष हो सकता है। हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में इसकी वजह से निकट दृष्टि दोष अधिक आम हो। हालांकि इसे समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। और क्या आधुनिक जीवन शैली इसके लिए पूरी तरह है जिम्मेदार? यह सच है कि आधुनिक जीवन शैली में अक्सर हमें अपना बहुत सारा समय घर के अंदर बिताना होता है। मसलन स्कूल छोड़ने की उम्र अब पहले से ज्यादा हो चुकी है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे बच्चे औपचारिक शिक्षा में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, जो दृष्टि दोष का एक कारण हो सकता है। फिर भी अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि औपचारिक शिक्षा के कौन से पहलू दृष्टि दोष की आशंका में वृद्धि कर रहे हैं। लंबे समय तक पढ़ना, बहुत नजदीक से चीजों को देखना, घर के अंदर ज्यादा समय बिताना और स्क्रीन का बढ़ता उपयोग सभी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और चलिए अब ये जानते हैं कि क्यों घर में ज्यादा समय बिताना बच्चों के लिए हो सकता है खतरनाक। इसी बीच एक अध्ययन से पता चलता है कि किताब को आंखों से 25 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर रखकर पढ़ने से दृष्टि दोष विकसित होने का खतरा हो सकता है। वैसे दृष्टि दोष विकसित होने में पढ़ने का प्रभाव बहुत कम पाया गया है। बच्चों में अधिक स्क्रीन उपयोग के कारण दृष्टि दोष होने को लेकर भी अलग कारक है। शायद इसलिए कि स्क्रीन के उपयोग का अनुमान लगाना और दीर्घकालिक प्रयोग में इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। इसके बावजूद ये समझने के लिए और शोध की आवश्यकता है कि क्या दृष्टि दोष की उच्च दर के लिए अत्यधिक स्क्रीन उपयोग को दोष देना ठीक है, और यदि इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर ये जानना होगा कि ऐसा क्यों है। दृष्टि दोष विकसित करने के जोखिम कारकों को देखते हुए अब यह भी चिंता है कि महामारी के दौरान घर पर रहने की बंदिश और घर पर सीखने से बच्चों की दृष्टि खराब हो सकती है। बच्चों के आंखों की रोशनी को ठीक रखने के लिए कम से कम एक दिन में 40 मिनट घर से बाहर बिताना बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि ब्रिटेन के बच्चों में इसके प्रभाव को लेकर अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन अन्य स्थानों पर पूर्व में मिले प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि महामारी अधिक बच्चों में दृष्टि दोष विकसित करने का कारण बन सकती है, लेकिन एक अनुमान है कि इसका प्रभाव कम ही होगा। अभी यह देखा जाना बाकी है कि क्या महामारी दृष्टि दोष में स्थायी वृद्धि का कारण बन सकती है। फिलहाल तो बच्चों में दृष्टि दोष का जोखिम कम करने के लिए सबसे अच्छी सलाह ये है कि वह दिन में कम से कम 40 मिनट घर से बाहर बिताएं। और अब खबरें कारोबार जगत से। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गूगल ने गुरुवार को कहा कि उसकी परोपकार शाखा google.org विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर देश में 80 ऑक्सीजन संयंत्रों की खरीद और स्थापना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के कौशल विकास में मदद के लिए 113 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। और रुक करते हैं देश के बाहर की खबरों की ओर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने
संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए गंभीर चिंता जताई है कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, भारत कश्मीर में फिर से अवैध और एकतरफा कदम उठा सकता है। फिर से विभाजन और वहां की जनसांख्यिकी बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित करते हुए एक पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में कुरैशी ने लिखा है कि कश्मीरियों को दबाने के लिए पिछले 22 महीनों से भारत कुछ न कुछ कर रहा है। कश्मीर में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बृहस्पतिवार को अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना कर दिया, जहां वे 3 महीने तक उसके कोर मॉड्यूल तियानवे में रहेंगे। 5 साल में चीन का ये पहला मिशन है जिसमें उसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। ये चीन का अब तक का सबसे लंबा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। चीन के शेनझू 12 कैप्सूल ने अपने लॉन्ग मार्च 2F नाम के रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। ये उड़ान गोबी रेगिस्तान के ज्यूक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में आज सुबह भरी गई है। यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष रिसर्च में चीन के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमता का एक और नमूना पेश करता है। पिछले 6 महीनों में चीन चांद की सतह से चट्टान और मिट्टी के नमूने भी लाया है। इसके अलावा मंगल पर उसने 6 पहियों वाला एक रोबोट उतारा है। ये दोनों ही बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशन थे जिन्हें चीन ने बखूबी पूरा किया है।